अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सी शार्प का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे एक व्यूअर भाई की रिक्वेस्ट थी कि सी शार्प पे एक कोर्स बनाएं, तो उस रिक्वेस्ट को हम पूरा करने जा रहे हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर सकें। तो सबसे पहले हम सी शार्प का इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि सी शार्प है क्या। सी शार्प को क्योंकि सी हैश लिखते हैं, अक्सर आपने लिखा हुआ देखा होगा, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ये सी हैश लिखा हुआ है। इसको जो हम प्रोनाउंस करते हैं वो सी शार्प प्रोनाउंस करते हैं। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट यूज हुआ है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है और ये .NET फ्रेमवर्क पर चलती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि .NET फ्रेमवर्क क्या है, लेकिन अभी हमारे पास ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये सी शार्प इसको कहा जाता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट ने ये लैंग्वेज क्रिएट की है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, और ये .NET फ्रेमवर्क पर ये चलती है। अब इसका जो सी शार्प का जो रूट्स हैं वो सी फैमिली से हैं, और जो लैंग्वेज है ये क्लोज है अदर पॉपुलर लैंग्वेज में, जिसमें C++ आ जाती है, जावा आ जाती है। जो पहला वर्जन था वो रिलीज हुआ था सी शार्प का 2002 में। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है सी शार्प का, उसको कहते हैं सी शार्प 11, और वो नवंबर 2022 में रिलीज हुआ है। अब सी शार्प को हम यूज्ड किस किस के लिए करते हैं? सी शार्प मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए, वेब एप्लीकेशंस के लिए, वेब सर्विसेज के लिए, वेब साइट्स के लिए, गेम्स के लिए, VR के लिए, डेटाबेस एप्लीकेशंस के लिए, और मच मोर। मतलब सी शार्प की बहुत ज़्यादा आप वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस आप सी शार्प में डेवलप कर सकते हैं। वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स के लिए आप सी शार्प में एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब हमें वाई यूज सी शार्प, हमें सी शार्प क्यों यूज करनी चाहिए? सबसे पहली चीज कि ये मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड में, और ये इजी टू लर्न है और सिंपल टू यूज है। तीसरी चीज, इसकी बहुत ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है। चौथी चीज के सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हमें क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमें एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलेगा, और हम जो कोड हम लिख रहे होंगे उसको हम रीयूज कर सकेंगे, और हमें लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट आएगी। ओके, सो अगली जो पांचवी चीज है सी शार्प के हवाले से कि सी शार्प क्लोज है C++ के और जावा के। सो It makes it easy for programmers to switch to C sharp और vice versa। मतलब अगर आप C sharp में कोडिंग करना सीख जाते हैं तो आप C में, C++ में और जावा में भी बआसानी कोडिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको C++ या जावा में प्रोग्रामिंग आती है तो आप C शार्प में भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, सो हम ये जो आज लर्निंग करने जा रहे हैं इसमें हम बेसिक्स देखेंगे सी शार्प की, और इसके लिए हमें कोई इससे पहले को प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, हम बिल्कुल बिगिनिंग से सी शार्प को देखेंगे। सो गेट स्टार्टेड में सबसे पहले हमें क्या चाहिए कि हमें सी शार्प की IDE चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये सी शार्प की IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट खुली हुई है, विजुअल स्टूडियो, जिसको बहुत पॉपुलर है विजुअल स्टूडियो। तो ये मेरे सामने ओपन हुआ है, तो ये IDE हमें चाहिए। ये IDE हम सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लिखें, अगर क्रोम ब्राउज़र ओपन करें और सिंपल इसके ऊपर हम चले जाएं अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे सिंपल हम ऐड करें विजुअल स्टूडियो डाउनलोड, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे चले जाएंगे। पहले लिंक ओपन कर लेंगे, और हम जो इसका कम्युनिटी एडिशन है, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो सिंपल आप फ्री डाउनलोड करेंगे कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि ये फ्री डाउनलोड हो सकता है और ये फ्री है, तो सिंपल आपने फ्री डाउनलोड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पास डाउनलोड स्टार्ट हो गई है। तो जब इसका सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो सिंपल इसको रन करना है, और ये हमारा जो कम्युनिटी एडिशन है विजुअल स्टूडियो का वो इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सिस्टम में। ओके, अगर मैं इसको एक दफा ये मेरा डाउनलोड हो जाए, इसको मैं ओपन करता हूँ, यस करता हूँ कि इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया। ओके, सो हमने क्या, हम क्योंकि सी शार्प को बिगिनिंग से सीखने जा रहे हैं, तो हमें जस्ट फिलहाल क्या चाहिए, आप देख सकते हैं ये डिफरेंट आपके पास सी शार्प का इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, ये सारी चीजें आ रही हैं हमारे सामने, इस तरह ये शो होगा। हमने क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हवाले से बात करनी है, ओके, सो हमने क्या करना है, सिंपल सेलेक्ट कर लेना है .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल पे क्लिक कर लेना है। जैसे कि टोटल स्पेस इसको 5.71 GB रिक्वायर्ड होगी, हम इंस्टॉल करेंगे तो हमारे सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी इसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हुआ है,
तो मैं उसी को ओपन कर लूंगा तो ये इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने ओपन हो जाएगा विजुअल स्टूडियो का। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने अपना एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। ओके, सो अगर मैं बैक पे जाऊं तो ये इस तरह का इंटरफेस देखें, विजुअल स्टूडियो 2022 हमारे पास टाइटल्स आ जाएंगे। सो हमने किसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि .NET फ्रेमवर्क में हमने डेवलपमेंट करनी है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम अपने जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि हम पहला अपना प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं C# में, तो उसको हम रखेंगे हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया। आगे हमारे पास लोकेशन जिधर हम अपना प्रोजेक्ट सेव करना चाह रहे हैं, सोल्यूशन का नाम भी हमारे हेलो वर्ल्ड ही होगा और .NET फ्रेमवर्क 4.7.2 ये ही सिलेक्टेड रहना चाहिए। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। तो C# अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कुछ ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करेगा हमारे लिए। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने ये कुछ ऑटोमेटिक कोड जनरेट हुआ है। आप देख सकते हैं इसमें सब ये इस तरह का कोड हमारे लिए उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया है। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमने इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारे पास क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अपना कोड दोबारा से लिख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ऊपर करना है यूजिंग। हम इस कोड को पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेंगे कि हम ये कोड किस लिए लिख रहे हैं। ओके, यूजिंग सिस्टम, उसके बाद हम नेम स्पेस के बाद हमने क्या, नेम स्पेस हमने जो हमारे सोल्यूशन का नाम है हेलो वर्ल्ड यही देनी है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करली ब्रैकेट्स डाल देनी है। उसके बाद हमने क्लास हमारी क्या होगी, क्लास हमारे पास यूज होगी प्रोग्राम। ओके, इसको भी हमें करली ब्रेसेस में ले आना है और यहाँ पे एक हमने फंक्शन क्रिएट करना है स्टैटिक वाइड, उसकी रिटर्न टाइप है। ओके, सो हमने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग आर्ग्स, और इसमें हमने एक लिखना है console.writeline और इसमें हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड। ओके, तो फिलहाल हमने सिर्फ इतना सा ही कोड लिखा है। सो हमें परेशान नहीं होना है कि ये कोड जो हमने ऊपर को ये जो कोड लिखा है ये क्या कर रहा है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। लेकिन फिलहाल मैं इसको रन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारा कोड है ये चला है और इसने यहाँ पे जो हमारे पास जैसे ही हमारे पास जो कंसोल एप्लीकेशन है वो ओपन हुई है और उसके बाद वो क्लोज हो गई है। ओके फ्रेंड्स, एक्चुअल में हो क्या रहा है कि हम जैसे ही स्क्रीन को स्टार्ट करता हूं मैं अपने प्रोग्राम को, तो कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है और एकदम ही जो कंसोल है वो इमीडिएटली क्लोज हो जाती है। सो हमारी जो कंसोल है, जो CMD है कमांड प्रॉम्प्ट, जो वो अगर इमीडिएटली क्लोज ना हो, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने सिंपल एक कंसोल हमने लिखना है कंसोल और .रीड की। ओके, कंसोल .रीड की। अब ये क्या करेगी कि हमारी ये जो कंसोल है ये तब तक क्लोज नहीं होगी जब तक हम इसको कोई कीबोर्ड से की नहीं मिल जाती। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जस्ट अभी इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये जो प्रोग्राम दिखाना था ये क्या कर रहा था, ये हमारा स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। सिर्फ इस कंसोल को मैंने यहाँ पे रोकने के लिए हमने क्या किया, अब जैसे ही मैं की को एंटर करूँगा तो ये मेरी जो कमांड प्रॉम्प्ट है ये इमीडिएटली क्लोज हो जाएगी। सो अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये क्या है, टू प्रिवेंट इमीडिएटली कंसोल। सो कंसोल को इमीडिएटली क्लोज होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, console.read की करेंगे। ओके, सो इस प्रोग्राम को आप F5 अगर अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तब भी ये प्रोग्राम जो है कंपाइल होकर रन होगा। सो शॉर्टकट जो की है वो क्या है, F5 आपने कीबोर्ड पे आप प्रेस करके भी आप इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। सो अब हम डिस्कस करते हैं इसका जो इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं कि इस प्रोग्राम में क्या है। सबसे पहले हम लाइन 1 पे आते हैं, जैसे कि यूजिंग सिस्टम। जो हमारी लाइन 1 है, यूजिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है कि मींस दैट वी कैन यूज क्लासेस फ्रॉम द सिस्टम नेम स्पेस। हम ये जो क्लासेस यूज करेंगे जितने भी अपने, जिस तरह की ये कंसोल एक क्लास है, तो ये हम किस में, ये सारी की सारी इस सिस्टम नेम स्पेस में डिफाइन है और ये यहाँ से हम यूज करेंगे सिस्टम नेम स्पेस से। जो भी हम अपने प्रोग्राम में क्लासेस यूज करेंगे वो सिस्टम में डिफाइन है। तो यूजिंग सिस्टम का मतलब ये है कि हम जितना भी अब अपने प्रोग्राम में क्लासेस यूज करने जा रहे हैं वो सारी की सारी इसमें डिफाइन होगी। तो अगर हम ये नहीं देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से यहाँ पे system.console लिखना पड़ेगा। अगर हम ये यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखें ये एरर आ गया। अब देख सकते हैं एरर आ गया है और अगर हम इस एरर के ऊपर जाएं तो ये हमें क्या कह रहा है, द
नेम कंसोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट। और अगर हम जाएं इस एरर को सॉल्व करने पे तो ये क्या कहता है, यूजिंग करें सिस्टम को, ओके, या फिर आप क्या यूज करें, सिस्टम डॉट कंसोल यूज करें, ओके। सो अगर हम ऊपर यूजिंग सिस्टम नहीं डिफाइन करेंगे तो हमें कंसोल के पीछे सिस्टम डॉट लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम इसकी क्लास ये यूज कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हमें सिस्टम डॉट कंसोल लिखना पड़ेगा, ओके। सो हम क्या करते हैं, हम इसको यहाँ से हटा देते हैं और यूजिंग सिस्टम को हम यूज कर लेते हैं। सो पहली लाइन का मतलब आपको समझ आ गया कि जितने भी हम अपने प्रोग्राम में क्लासेस यूज करेंगे वो यूजिंग सिस्टम में डिफाइन होंगी, तो इसलिए ये नेम स्पेस है। जो लाइन नंबर 2 है, जैसे कि हमने लिखा हुआ है नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड, नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे ये नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड से पहले एक वाइट स्पेस है, ब्लैंक लाइन है। इस ब्लैक लाइन को क्या जो सी हैश का कंपाइलर है वो टोटली इग्नोर कर देता है। सी हैश में इग्नोर हो जाती हैं वाइट स्पेसेस, और हम मल्टीपल वाइट स्पेसेस दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है वो रीडेबल बना देता है, मोर रीडेबल हो जाता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने यहाँ पे लाइन जितनी मर्जी लाइंस आप दे सकते हैं, ये इग्नोर हो जाती हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप ब्लैंक लाइंस देते हैं तो इससे आपका प्रोग्राम जो है वो मोर रीडेबल फॉर्म में आ जाता है। अब अगली जो लाइन हमारे पास थर्ड, वो नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड है। सो नेम स्पेस का क्या मतलब है, नेम स्पेस इज यूज टू ऑर्गेनाइज योर कोड। ये जो नेम स्पेस यूज होती है ये क्या करती है, ये हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करती है। और ये क्या है, ये एक कंटेनर है फॉर क्लासेस के लिए और अदर नेम स्पेसिस के लिए, ओके। सो ये लाइन क्या है, ये हमारे क्या है, एक आप कह सकते हैं हमारे कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम नेम स्पेस यूज करते हैं। ये एक कंटेनर होता है जिसमें क्लासेस और डिफरेंट नेम स्पेसेस होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो अगली लाइन है वो है करली ब्रैकेट्स। आप देख सकते हैं ये करली ब्रैकेट्स हैं। करली ब्रैकेट्स क्या होती हैं, करली ब्रैकेट्स मेक द बिगिनिंग, ये बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द ब्लॉक ऑफ कोड। जो भी कोड स्टार्ट और एंड हो रहा था अगर उसको हम करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे तभी हमें पता लगेगा कि ये कोड, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। सो ये यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमने सारा कोड लिखा है, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ओके। सो करली ब्रैकेट्स का ये मकसद होता है। अब हम लाइन नंबर 5 पे आ जाते हैं। लाइन नंबर 5 में हमने क्लास डिफाइन किया है, क्लास प्रोग्राम। अब क्लास क्या होती है, क्लास भी एक कंटेनर ही है फॉर डाटा और मेथड्स, डाटा के लिए और हमारे जो मेथड्स फंक्शंस हैं उनके लिए, जो कि क्या हमारे प्रोग्राम को फंक्शनैलिटी देता है। जो भी फंक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो फंक्शनैलिटी हम क्लासेस के जरिए अपने प्रोग्राम से ऑब्टेन करते हैं। जो हर लाइन होती है कोड की वो C# में जो भी एवरी लाइन ऑफ कोड है दैट रन्स इन C# मस्ट बी इनसाइड अ क्लास, उसको इनसाइड क्लास के अंदर होना चाहिए, ओके। सो हमारी एग्जांपल में जो क्लास का नाम है वो क्या है, प्रोग्राम है, ओके। सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब डोंट वरी अगर इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस क्लास, ओके। ये अभी परेशान नहीं होना है। हम जस्ट इसको ये सोच लेते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम ऑलवेज अपीयर होंगी हमारे प्रोग्राम में यूजिंग नेम स्पेस और क्लास, ओके। एंड इनके जैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम इनको लर्न करते जाएंगे कि इनका क्या मकसद है हमारे प्रोग्राम में और ये क्यों हम अपने प्रोग्राम में लिखते हैं, ओके। अब अगर हम लाइन नंबर 7 पे आए तो मेन, हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है मेन, ओके। अनदर थिंग दैट ऑलवेज अपीयर इन सी प्रोग्राम, ये भी हमारे प्रोग्राम में हमेशा अपीयर होगी, वो है मेन। ये मेन मेथड है, मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। अब एनी कोड इनसाइड इट्स करली ब्रैकेट्स, जो भी कोड इसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर होगा विल बी एग्जीक्यूटेड, वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। जैसे कि हमारी ये कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा जा रहा है तो ये एग्जीक्यूट होता है, और कंसोल डॉट रीड की ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। सो जो भी कोड इस मेथड के अंदर लिखा जाएगा वो एग्जीक्यूट होगा, ओके। अब हमने क्या करना है कि यू डू नॉट हैव टू अंडरस्टैंड द कीवर्ड बिफोर एंड आफ्टर मैन। अब जो कीवर्ड्स हमने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टैटिक और वाइड लिखा हुआ है और स्ट्रिंग आर्ग्स, इनको अभी आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ें हैं। हम इनको आस्ता आस्ता बिट बाय बिट हम इनको सीखते जाएंगे कि ये मैन के बिफोर ये क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक का क्या मतलब है, वाइड क्या चीज़ है, स्ट्रिंग क्या है, आर्ग्स क्या है, ओके। सो हमारे प्रोग्राम में क्या है, यूजिंग नेम स्पेस, क्लास और मैन, ये चीज़ें हमेशा हमारे प्रोग्राम में आएंगी, ओके। इस चीज़ को हमने फिलहाल ज़हन में रखना है। बिट बाय बिट हम इनको आगे जब फर्दर हम जाते जाएंगे तो हम इनको बिट बाय बिट समझते जाएंगे ये क्या चीज़ें हैं, ओके।
अब हमारे पास जो लाइन नंबर 7 है, कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड, ये क्या है कि कंसोल एक क्या है, क्लास है। कंसोल एक क्लास है किसमें, जो कि सिस्टम नेम स्पेस की क्लास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो कंसोल किसकी है, सिस्टम नेम स्पेस की क्लास है, विच हैज टू राइट लाइन मेथड, जिसका मेथड क्या है, राइट लाइन है। ओके, और ये क्या करता है, ये आउटपुट करता है, प्रिंट करता है टेक्स्ट को कंसोल के ऊपर। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे, हमने अपना प्रोग्राम रन किया था, तो इसने क्या किया था, कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया था। ओके, सो क्या है, कंसोल क्लास है, सिस्टम नेम स्पेस के अंदर डिफाइन है, राइट लाइन इसका मेथड है, जो कि क्या करता है, कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है। ओके, सो हमारे पास क्या है कि अगर हम, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि अगर हम इसको हटा देते हैं यूजिंग सिस्टम को, इस नेम स्पेस को, तो हमें अपनी क्लास के साथ जो भी क्लास हम डिफाइन करेंगे कंसोल जैसे कि, तो इसके पीछे हमें नेम स्पेस देनी होगी। ओके, सो हम यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले देख चुके हैं, तो इस चीज़ को आपको ऑलरेडी समझ आ चुकी होगी। अब अगली जो चीज़ है वो ये है कि नोट करने वाली, कि जो एवरी सी हैश स्टेटमेंट एंड्स विद द सेमीकोलन, उसको सेमीकोलन से एंड होना लाजमी है। अगर सेमीकोलन नहीं डालेंगे तो एरर आ जाएगा हमें। दूसरी नोट करने वाली चीज ये है कि सी हैश क्या है, केस सेंसिटिव है। सी हैश केस सेंसिटिव है। क्यों केस सेंसिटिव है, क्योंकि अगर माई क्लास अगर आप लिखते हैं, सपोज कर लें यहां पे लिखते हैं माई क्लास और स्मॉल में लिखते हैं माई क्लास, तो इसका डिफरेंट मीनिंग्स है। ओके, सो सपोज हमारे पास लिखा हुआ है माई क्लास, ओके, और एक हमारे पास लिखा हुआ है माई क्लास। सो इन दोनों का क्या है, डिफरेंट मीनिंग है। ओके, सो इन दोनों को आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि माई क्लास का अलग मतलब होगा और स्मॉल लेटर्स में लिखी हुई माई क्लास का डिफरेंट। सो सी शार्प हमें एक और चीज पता लगी, जो नोट करने वाली चीज है, साइड नोट पे आप लिख भी सकते हैं कि जो माई क्लास जो सी शार्प है वो केस सेंसिटिव है, कैपिटल्स और स्मॉल में डिफरेंस है। ओके, अब एक और चीज जो इसमें नोट करने वाली है कि अनलाइक जावा द नेम ऑफ द सी हैश फाइल्स डज नॉट हैव टू मैच द क्लास नेम। ओके, सो हमारे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारी जो फाइल है प्रोग्राम डॉट सी एस है और हमारी क्लास का नाम भी क्या है, प्रोग्राम। सो ये जावा में क्या होता है कि आपके जो फाइल का नाम होना, जो क्लास का नाम हो वही आपकी फाइल का नाम हो, लेकिन सी शार्प में ऐसा नहीं है। सी शार्प हमें इस हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, वो ये कि आपकी जो फाइल का नाम ने लाजमी नहीं है कि जो आपकी क्लास का नाम हो वही आपकी फाइल का नाम हो। ओके, सो हमारे एक चीज़ तो ये चीज़ आपके जहन में आ गई कि फाइल और क्लास का नाम आप डिफरेंट रख सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि अगर आप जैसे कि हम सी शार्प की एक फाइल बना रहे हैं सी शार्प की, तो आप डॉट सी एस एंड में यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है इसकी, डॉट सी एस है। सो व्हेन सेविंग द फाइल सेव इट यूजिंग अ प्रॉपर नेम एंड ऐड डॉट सी एस टू द एंड ऑफ द फाइल नेम। ओके, सो एंड में एक तो आप प्रॉपर नाम यूज करें जो भी आप सी शार्प में फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं, और उसको डॉट सी एस के साथ एंड करें। ओके, टू रन द, अब जो हमारे ऊपर जो जैसे कि ये एग्जांपल हमने रन किया तो इसमें हेलो वर्ल्ड ये स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पे हमारे पास कंसोल के ऊपर हमारे पास ये जो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। अब हम इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि ये हेलो वर्ल्ड किस तरह से प्रिंट हो रहा है सी शार्प में। सो हम क्या करते हैं कि टू आउटपुट वैल्यूज और प्रिंट टेक्स्ट इन सी शार्प हम क्या यूज करते हैं, राइट लाइन। ओके, कंसोल क्लास सिस्टम नेम स्पेस में डिफाइन है, इसका फंक्शन है राइट लाइन। इसको यूज करके हम कंसोल के ऊपर क्या अपना जो भी हमने इस राइट लाइन फंक्शन के पैरामीटर्स में जो भी वैल्यू दी होगी वो कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। ओके, सो राइट लाइन मेथड को यूज करते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड यूज किया है। अब हम जितने मर्जी राइट लाइन्स वी कैन ऐड एज मच राइट लाइन मेथड्स एज वी वांट। हम जितने मर्जी राइट लाइन मेथड लिखना चाहें हम लिख सकते हैं। और एक चीज आप नोट करें, अगर मैं यहाँ पे एक और राइट लाइन का मेथड लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन के अंदर मैं लिखता हूं आई एम लर्निंग सी शार्प। ओके, और एक और लाइन में लिखता हूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे मैं लिखता हूं कि इट इज ऑसम। ओके, सो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करता हूं, अब देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट है वो 3 लाइंस में आ गई है। हेलो वर्ल्ड पहले, उसके बाद आई एम लर्निंग सी हैश और इट इज ऑसम। ओके, सो 3 लाइंस में हमारी जो आउटपुट है वो डिवाइड हो गई है।
तो राइट लाइन क्या करती है, ये ब्रेक लगा देती है। राइट लाइन से हमें क्या मतलब तो राइट लाइन से क्या होता है कि हमारे जो कंसोल के ऊपर प्रिंट करने से हम क्या करते हैं, हमारी लाइन में ब्रेक आ जाती है। हेलो वर्ल्ड एक लाइन में प्रिंट हो जाएगा, हम फिर उसको कह रहे हैं राइट लाइन, दूसरी लाइन में आई एम लर्निंग सी हैश प्रिंट करो, और इस तरह हम तीसरी लाइन में कह रहे हैं कि इट इज ऑसम। अब हम इसकी जगह पे राइट का मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब अच्छा, एक और चीज इससे पहले कि हम राइट लाइन को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना चाहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहां पे हम कहते हैं कि 3 + 3 कर दो, तो हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हम इस प्रोग्राम को अगर रन करेंगे तो अब देखेंगे कि हमारे कंसोल के ऊपर 6 प्रिंट हो गया। सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए भी हम राइट लाइन को यूज कर सकते हैं, मेथड को। अब इसकी जगह पे हम राइट का मेथड भी यूज कर सकते थे, लेकिन राइट के मेथड का इशू क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूं। इशू उसके साथ ये है कि आप वो भी यूज कर सकते हैं जिधर आप यूज करना चाहें। जैसे कि मैं यहां से राइट लाइन से लाइन हटा देता हूं, तो ये क्या करेगा, ये एक ही लाइन में इन दोनों को प्रिंट कर देगा, ये ब्रेक नहीं डालेगा। हेलो वर्ल्ड और आई एम लर्निंग सी हैश में ये ब्रेक नहीं पुट करेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो ओके रहे। सो अब देख सकते हैं कि अब हमारे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग सी हैश इट इज ऑसम, और नीचे 6। ओके, सो अब देख सकते हैं हमारे एक ही लाइन में चीजें प्रिंट हो गई हैं। तो हमने अपने कोड को क्या करना है, हमने अपने कोड को जरा ब्यूटीफुल तरीके से प्रिंट कराना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम राइट लाइन यूज करते हैं। ओके, सो राइट लाइन से हमारा कोड क्या हो जाता है, हमारा कोड लाइन ब्रेक लग जाती है, और 3 डिफरेंट लाइंस में हमारा ये 4 डिफरेंट लाइंस में हमारा ये जो चीज़ भी हम प्रिंट करना चाहेंगे वो प्रिंट होगी। अगर हम राइट यूज करेंगे तो वो एक ही लाइन में सारी चीज़ को प्रिंट कर देगा। सो हम क्या यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि नोट दैट वी एड एन एक्स्ट्रा स्पेस व्हेन नीडेड। एक्स्ट्रा स्पेस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा स्पेस डाली जब हमें ज़रूरत पड़ी आफ्टर हेलो वर्ड के बाद, क्योंकि बेटरली रीडेबल हो। क्योंकि अगर ये यहाँ पे एक ही जगह पे ये क्लोज होगा और इसको हम स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, अगर हम इसको राइट लाइन को यहाँ से हटा देते हैं, इस राइट लाइन को यहाँ से हटा देते हैं और स्टार्ट करते हैं, तो अब देख लें हेलो वर्ल्ड आई एम लर्निंग ये दोनों साथ में जुड़ गए हैं। तो यहाँ पे आप सिंगल स्पेस डाल के भी, बेटर ये होता है कि ये आप स्पेस डाल दें ताकि ये आपस में जुड़े ना रहें, बेटर रीडेबली बेटर हों। सो आप हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्पेस आ गई है और उसके आगे आई एम लर्निंग सी हैश। ओके, अब मैं इसको दोबारा चेंज कर देता हूँ राइट लाइन पे। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कमेंट्स को। कमेंट्स क्या हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कमेंट यूज किया है, टू प्रिवेंट क्लोजिंग इमीडिएटली कंसोल को इमीडिएटली क्लोज होने से बचाने के लिए मैंने क्या कि मैंने कमेंट लिख दिया कि यार ये जो मेरी लाइन है कंसोल डॉट रीड की, अगर ये मुझे समझ आ जाए कि ये की कर क्या रही है, तो हम क्या कमेंट्स क्या होते हैं कि कमेंट्स कैन बी यूज टू एक्सप्लेन सी हैश कोड। सी हैश में जो भी हम कोड लिखेंगे या सी शार्प में जो भी कोड लिखेंगे उनको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट्स यूज करते हैं, एंड टू मेक इट मोर रीडेबल, और हमारे लिए ज्यादा रीडेबल बनाने के लिए हम क्या कमेंट्स यूज करते हैं। और इट कैन आल्सो बी यूज टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन, प्रिवेंट करता है ये एग्जीक्यूशन को व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिव कोड। जब हमने सपोज कर लें हमने सिर्फ इस कोड, इन 2 कोड को हम क्या करते हैं, हम इनको कमेंट कर देते हैं और हम कहते हैं यार ये कोड ना चलें, सिर्फ हमारा ये जो कोड है ये चले। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि हम कमेंट उस कोड को कमेंट कर देते हैं जिस कोड को हमने एग्जीक्यूट नहीं करना चाह रहे होते। ओके, और जिस कोड को हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे होते हैं उसको हम कमेंट्स में नहीं रखते। अब मैं यहाँ पे अगर मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो कोड है वो सिर्फ इट इज़ ऑसम वाला कोड चला है, बाकी हमारा कोड यहाँ पे रन नहीं हुआ है क्योंकि मैंने उसको कमेंट आउट कर दिया है। सो कमेंट्स से किस लिए आप यूज कर सकते हैं, कमेंट्स का आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होते हैं और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। अब जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये मेरा एक सिंगल लाइन कमेंट था क्योंकि एक ही लाइन में मैंने लिखा हुआ था, और ये मेरा आप देख सकते हैं ये मल्टी लाइन कमेंट है। सो हमारे पास क्या है, एनी टेक्स्ट, जो भी टेक्स्ट होगा इसके डबल स्लैशेस के आगे, ये जो डबल फॉरवर्ड स्लैश डाली है इसके, वो सिंगल लाइन कमेंट होगा। वो क्या हो जाएगा, हमारा जो कंपाइलर है सी हैश का वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये क्या है, कमेंट है। ओके, सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये सिंगल लाइन कमेंट हो गया। इसी तरह जो सिंगल लाइन कमेंट है उसको हम इसके आगे भी लिख सकते हैं, अपने जो हमारी स्टेटमेंट होती है उसके फ्रंट पर भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, इसी को मैं उठा के अगर यहाँ पे लिख दूँ तो यहाँ पे भी मैं इसको
लिख सकता हूँ, इसमें कोई एरर नहीं है। जिस तरह भी हम इजी फील करें, हम इसको टॉप पे लिखना चाहते हैं टॉप पे लिख सकते हैं, और अगर हम इसको इसके फ्रंट पे लिखना चाहें तो हम इसको फ्रंट में लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह भी इजी है डेवलपर को, वो उस तरह से इस कमांड को यूज़ कर सकता है। अब आ जाती है बात मल्टी लाइन कमांड की। अब आपको सिंटैक्स सिंगल लाइन कमांड का पता चल गया है कि इसको डबल फॉरवर्ड स्लैश हम डाल के इस कमांड को लिखते हैं। इसको मैं वापस इधर ले जाता हूँ। अगर अब मुझे एक और कमांड लिखना होगा तो यहाँ पे मैं दोबारा से डबल फॉरवर्ड स्लैश डालूंगा और फिर से मैं भी दिस इज कमांड, ओके। सो इस तरह से मैं लिखूंगा। लेकिन अगर मैंने मल्टी लाइन्स, अगर मैं बार बार ये फॉरवर्ड स्लैशेस नहीं डालना चाह रहा और मेरा जो कमेंट है वो काफ़ी मल्टीपल लाइंस में है, तो उसके लिए फिर मैं क्या करूँगा, मल्टी लाइन कमेंट को यूज़ करूँगा। मल्टी लाइन कमेंट्स किस तरह से लिखे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके आगे हमने जो भी चीज़ लिखनी है वो कमेंट हो जाएगी, और एंड में जहाँ पे हमने इस कमेंट को एंड करना है वहाँ पे दोबारा से स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा। अब इट इज़ अप टू अस है कि विच हम क्या यूज़ करना चाहते हैं, विच यू वांट टू यूज़, ओके। इट इज़ अप टू यू विच यू वांट टू यूज़। नॉर्मली क्या होता है कि वी यूज़ सिंगल लाइन कमेंट्स, हम सिंगल लाइन कमेंट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम, जब हमारे पास छोटे छोटे कमेंट्स हों, और हम जब हमारे कमेंट्स मल्टीपल लाइंस में हों तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करते हैं। सिंटैक्स आप देख लें, मल्टी लाइन कमेंट्स को आपने जो भी चीज़ फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश में रखनी है वो मल्टी लाइन में आएगी, और अगर सिंगल लाइन यूज़ करनी है तो आप डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे, ओके। सो ये हमारी बात होगी कमेंट्स के वाले से। कमेंट्स के वाले से इतना ही। अब हम बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की। सी शार्प में वेरिएबल्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ओके। सो वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स कंटेनर्स हैं। वेरिएबल्स को अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो वेरिएबल्स क्या हैं, कंटेनर्स हैं फॉर यूजिंग डाटा वैल्यूज। जो भी डाटा वैल्यूज को हमने स्टोर करवाना होता है, उनको स्टोर करवाने के लिए हम क्या वेरिएबल्स यूज करते हैं। सो अब अगर हम इसको सिंपल एक लाइन में डिफाइन करें तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डाटा वैल्यूज, ओके। अब हम सी शार्प में देख लेते हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होते हैं। हम जो वेरिएबल्स सी शार्प में यूज होते हैं वो हम यहाँ पे वन बाय वन करके डिफाइन कर लेते हैं। अब ये इनको डिफाइन करने के लिए कुछ कीवर्ड यूज होते हैं। सबसे पहले इंट है। इंट का जो कीवर्ड है ये क्या है, इंट ये क्या करता है, ये स्टोर, ये वेरिएबल का डाटा टाइप है जो कि क्या स्टोर करता है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल। जो भी हमें डाटा टाइप इंट लगाई होगी, इंट टाइप के वेरिएबल्स जो होंगे वो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करेंगे। इसी तरह जो हमारे पास होंगे, अगर आगे हम लिख लें डबल, जो डबल टाइप के वेरिएबल्स होंगे हमारे पास, अगर सपोज कर लें हम इंट टाइप के वेरिएबल्स को हम लिख लेते हैं INTEGER, इंटीजर। और इस तरह अगर हम डबल टाइप का वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सो ये क्या वैल्यूज होल्ड करेगा, ये डबल टाइप की वैल्यूज होल्ड करेगा। ये डबल टाइप का वेरिएबल ये डबल वैल्यूज को होल्ड करेगा। इस तरह हमारे पास करेक्टर टाइप का वेरिएबल है जो कि करेक्टर टाइप की वैल्यूज को होल्ड करेगा। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जो कि क्या स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज को होल्ड करेगा। और इसी तरह हमारे पास बूल टाइप का वेरिएबल है जो कि क्या बूल टाइप की वैल्यूज को होल्ड करता है, ट्रू या फॉल्स को होल्ड करता है, ओके। सो हमारे पास ये सारे वेरिएबल्स हैं, ओके। अब जो हमारे पास डिक्लेयरिंग और क्रिएटिंग वेरिएबल्स है वो किस तरह से होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक इंटेंट डिफाइन किया है। अब वेरिएबल्स को डिफाइन करने का तरीकाकार क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 टाइप के वेरिएबल्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं सी शार्प के। अब इसमें होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास टाइप होती है। मैं इसको ज़रा कमेंट कर लूँ और फिर इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइप होती है। टाइप के बाद हमारे पास वेरिएबल का नाम होता है, वेरिएबल नेम होता है हमारे पास, ओके। और उसके बाद हमारे पास उस वेरिएबल की जो वैल्यू हमने उसको असाइन करनी होती है वो वैल्यू होती है, ओके। सो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, सो द वेरिएबल इज डिक्लेयर बट नेवर यूज्ड। ये इसके नीचे ये एरर दे रहा है कि जो वेरिएबल है वो आपने डिक्लेयर तो कर लिया लेकिन इसको यूज़ नहीं किया है। सो अगर हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे कहीं पे भी तो ये हमारे पास से ये जो ग्रीन सी लाइन इसके नीचे आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे चीज़ क्या है, ये वेरिएबल की हमने टाइप डिफाइन की, टाइप इंट, डबल, चार, स्ट्रिंग और बूल। उसके बाद हमने वेरिएबल का नाम डिफाइन किया, इंटीजर वेरिएबल, डबल वेरिएबल, करेक्टर टाइप वेरिएबल, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, बूल। ये आप नाम कोई भी रख सकते हैं, ओके। उसके बाद हमने जो वैल्यू इसको असाइन करनी है वो आगे हम वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसे कि सपोज इंटीजर टाइप के वेरिएबल को मैं क्या 50 वैल्यू असाइन करता हूँ, तो ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल को 50 वैल्यू डाटा इसके जो मेमोरी में इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल को
जो मेमोरी में साइज मिला है इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, एक स्टोरेज स्पेस मिल गई है, उसमें 50 वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, इस अब जो फर्दर अगर हम इसको मजीद देखें तो हमारे पास अच्छा जो टाइप्स है हमारे पास ये है, इसमें सच एज इंट है, स्ट्रिंग है, एंड वेरिएबल नेम इज द नेम ऑफ वेरिएबल है सच एज एक्स और नेम। सो इक्वल साइन क्या होता है? इक्वल जो साइन है ये है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंट था, इंटीजर वेरिएबल था और इसके आगे इक्वल का साइन है। तो इक्वल साइन किस लिए यूज होता है? ये असाइनमेंट के लिए यूज होता है। ये क्या कहता है, जो भी वैल्यू हमने इक्वल साइन के राइट साइड पे रखी होगी, वो जो इक्वल साइन के लेफ्ट साइड पे जो वेरिएबल का नाम होगा उसको वो वैल्यू असाइन हो जाएगी। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू है, इक्वल टू के आगे मैंने 50 लिखा है, तो ये 50 ऑटोमेटिकली इस इंटीजर वेरिएबल को जो मेमोरी में साइज में, जो मेमोरी में लोकेशन मिली है, उस पे 50 जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। क्योंकि वेरिएबल्स क्या हैं, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल्स क्या हैं, कि ये स्टोर करते हैं, डाटा की स्टोरेज के लिए हम यूज़ करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए क्या करता है कि टू क्रिएट अ वेरिएबल दैट शुड स्टोर टेक्स्ट, अगर वो टेक्स्ट को स्टोर करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज कर लें हमें क्रिएट करते हैं वेरिएबल कॉल्ड नेम ऑफ टाइप स्ट्रिंग और उसको हम वैल्यू जॉन असाइन कर देते हैं। सो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया था स्ट्रिंग टाइप का, तो मैं यहाँ पे इन सारों को ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि हमने इनको, बल्कि इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जिसको हम क्या जॉन वैल्यू असाइन कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ और मैं इसको वैल्यू क्या, नेम क्या असाइन कर देता हूँ, बल्कि मैं इस सारे को डिलीट ही कर देता हूँ ताकि हमें इजीली बाकी भी कोड हमारा विजिबल रहे हमें। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है और इसमें मैंने क्या, इसका नाम क्या है, वेरिएबल का नाम देना होता है और आगे इसको वैल्यू मैंने क्या असाइन करनी है, जॉन, JOH। सो ये वैल्यू मैंने इस वेरिएबल को असाइन कर दी है। अब इसको मैंने अगर कंसोल के ऊपर प्रिंट कराना है तो मैं क्या कहता हूँ, कंसोल सिंपल कंसोल डॉट राइट लाइन नेम। तो ये क्या करेगा, इस जॉन को कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देगा। अगर मैं स्टार्ट करके रन करके देखता हूँ तो ये अभी देखें, ये एकदम मेरा जो कंसोल है वो ओपन हुई है और साथ ही क्लोज होगी इमीडिएटली। तो मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट रीड की, सो की रीड करे और उसके बाद ही क्लोज हो। अब मैं इसको रन करता हूं, आप देख सकते हैं इसने मेरे कंसोल के ऊपर जॉन को प्रिंट कर दिया है। सो हमने क्या, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया जो नेम है, जिसका नाम नेम है, उसमें हमने वैल्यू जॉन पुट की, जो कि जॉन इस वेरिएबल को जो मेमोरी में स्पेस मिली है उधर जाके वो जॉन वैल्यू सेव हो गई है। और हमने क्या किया, कंसोल के ऊपर उस वेरिएबल में जो नाम, जो जॉन नेम हमने सेव किया, उसको हम कह रहे हैं कि कंसोल के ऊपर प्रिंट करो। जैसे ही उसने कंसोल के ऊपर प्रिंट किया है तो हमारे पास कंसोल के ऊपर जॉन प्रिंट हो गया है। ओके, सो ये हमारे पास जॉन कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। उसके बाद जैसे हम की प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो कंसोल है वो क्लोज हो जाएगी। ओके, सो वेरिएबल्स की हमें इस हद तक समझ आ गई है कि वेरिएबल्स की एक डाटा टाइप होती है, उसका आगे वेरिएबल का नाम होता है और उसको जो वैल्यू, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और उसके बाद जो भी वैल्यू हमने उसको असाइन करनी होती है वो लिख देते हैं, वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उस वेरिएबल में सेव हो जाती है। अब हम एक और वेरिएबल, ये हमने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, अब हम एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि क्या, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू सेव करेगा और फिर हम उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखते हैं। तो हम क्या लेते हैं, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेते हैं, हम इंट टाइप का एक वेरिएबल ले लेते हैं और उसका वैल्यू क्या है, माय नाम, और इसमें हम वैल्यू क्या असाइन कर देते हैं, इसको वैल्यू हम 15 असाइन कर देते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इस वेरिएबल को जब हमने 15 वैल्यू असाइन की है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, तो ये कह रहा है कि द वेरिएबल माय नाम इज असाइंड बट वैल्यू इज नेवर यूज्ड। अब इसको हमने वैल्यू तो असाइन कर दी 15, लेकिन इसको हमने यूज़ नहीं किया, तो तब भी हमें ये ग्रीन कलर की यहाँ पे नीचे इसके एक लाइन दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको माय नाम को मैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे माय नाम लिखा तो आप देख सकते हैं इसके नीचे से ग्रीन लाइन हट गई है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर हमारे पास 15 लिखा गया है। सो हमने क्या किया है, ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर दिया है। अब हम जो सा वेरिएबल है, जैसे कि मैं, आप देख सकते हैं कि बार बार मैं वेरिएबल को यहाँ पे ही वैल्यू असाइन कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हम वेरिएबल को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और इसको वैल्यू हम बाद में भी असाइन कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि हम वैल्यू इसको यहाँ पर ही असाइन करें। जैसे कि इंट माय नाम है, तो इसको मैं वैल्यू यहाँ पे मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया और बाद में मैंने इसको वैल्यू क्या दे दी, माय नाम इज इक्वल टू 0, या जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रीवियसली 15 दी थी तो 15 वैल्यू मैंने इसको असाइन कर दी। अब दोबारा से मैं इसको रन करूँगा तो अब भी ये कंसोल के ऊपर क्या
15 ही प्रिंट करेगा। सो आप वेरिएबल को पहले डिक्लेयर भी कर सकते हैं और बाद में इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि माय नाम को 15, और वेरिएबल को आप डिक्लेयर करते साथ भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, जैसे कि माय स्ट्रिंग के केस में मैंने किया हुआ है। अच्छा, अब नोट करने वाली चीज़ ये है कि नोट दैट इफ़ यू असाइन अ न्यू वैल्यू टू अ एग्जिस्टिंग वेरिएबल, जब हम एक एग्जिस्टिंग वेरिएबल को नई वैल्यू असाइन करते हैं तो जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, वो ओवरराइड हो जाती है। ओके, ये अब इसका क्या मतलब है, सपोज कर लें मैंने जॉन को 0 वैल्यू असाइन की हुई थी, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूं ताकि मेरा ये कोड रन ना हो। अब मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूं तो कंसोल के ऊपर इसने 0 प्रिंट किया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसने कंसोल के ऊपर 0 प्रिंट किया है। लेकिन अब मैं क्या कहता हूं कि मैं माय नाम को कह देता हूं कि 15 वैल्यू इसमें स्टोर हो जाए, तो ये क्या होगा, ये जो 15 वैल्यू है ये इसको ओवरराइड कर देगी। अब हमारे पास इस माय नाम में 15 वैल्यू सेव हो जाएगी, 0 15 से रिप्लेस हो जाएगा। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं तो आप देख सकते हैं मेरे पास आउटपुट में 15 आ रहा है। सो ये चीज़ भी वेरिएबल्स के हवाले से आपको क्लियर होगी। अब जो हमारे पास, जैसे कि मैंने बहुत सारी टाइप्स लिखी थी, उन जो उनकी एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, इंट माय नाम है और उसको मैंने वैल्यू क्या असाइन की है, 15 असाइन की है। इनको हम फर्दर डिटेल में मजीद भी देखेंगे। अब हम एक डबल टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूं जो कि क्या है, माय डबल नाम। ओके, और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूं 1.0, जैसे कि आप ऑटोमेटिकली देख लें 1.0 वैल्यू, मतलब कि ये वैल्यूज क्या होंगी, पॉइंट्स में होंगी। ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल है। इसी तरह मैं एक करेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेता हूं और मैं क्या कह देता हूं, माय करेक्टर माय लेटर लिख लेता हूं। इसका मैं नाम लिख लेता हूं माय लेटर। इस वेरिएबल का नाम क्या है, माय लेटर, और इसमें क्या करता हूं मैं एक ही वैल्यू सपोज कर लें, जैसे कि यहाँ पे ए वैल्यू मैं इसको असाइन कर देता हूं। सो डबल में क्या हो गया, माय नाम ये फ्लोटिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। ये करेक्टर ये सिंगल करेक्टर ही होल्ड कर सकता है, इसलिए मैंने ए वैल्यू इसमें सेव करवा दी। सो हमने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल देख लिया, डबल करेक्टर। एक और हम देख लेते हैं बूल टाइप का वेरिएबल, जो कि जस्ट क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स अपने अंदर होल्ड करेगा। सो हमने क्या कर लिया, बूल, और इसके आगे मैंने क्या कर दिया, माई बूल इज इक्वल टू फॉल्स। इसके अंदर फॉल्स और ट्रू दोनों वैल्यूज आप सेव करा सकते हैं। ओके, ये जस्ट दो ही वैल्यूज होल्ड करता है, ट्रू करता है या फॉल्स को होल्ड करता है। इसी तरह मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन। सो ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं, वेरिएबल्स को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कॉन्स्टेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में कॉन्स्टेंट्स भी अपनी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अब कॉन्स्टेंट्स क्या चीज़ है, कॉन्स्टेंट्स, अगर हम कॉन्स्टेंट्स के हवाले से बात करें तो मैं पहले इस सारे को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और कॉन्स्टेंट्स के हवाले से बात कर लेता हूँ। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि इफ़ यू डू नॉट वांट अदर और योर सेल्फ टू ओवरराइड एग्जिस्टिंग वैल्यूज़, अगर कोई एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एक मैं कांस्टेंट लिखता हूँ, फिर आपको मैं उसके ज़रिए समझाता हूँ। कांस्टेंट इंट माय नाम ही ले लेता हूँ इज इक्वल टू 15। ओके, और अब क्या चीज़ है कि ये मैंने एक कांस्टेंट कीवर्ड एक और, पहले मैंने वेरिएबल की टाइप डिफाइन की, उसके आगे वेरिएबल का नाम और वैल्यू मैंने उसको असाइन कर दी, और पीछे मैंने एक कीवर्ड कांस्टेंट का इजाफा कर दिया। अब ये क्या होगा कि जो भी, अगर मैं नहीं चाहता कि मैं या कोई और मेरी ये जो 15 वैल्यू मैंने इसके अंदर माय नाम के अंदर सेव कराई है, ये कोई चेंज कर सके, तो मैंने इसके पीछे क्या, कांस्टेंट कीवर्ड का इजाफा कर दिया। सो कांस्टेंट की वजह से क्या होता है, कांस्टेंट कीवर्ड की वजह से कि वो कंपाइलर को पता लग जाता है कि ये जो इसमें जो भी वैल्यू सेव है, जैसे कि यहाँ पे 15 सेव है, इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकेगा, ये कांस्टेंट रहेगी। और अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश भी करेंगे तो हमें क्या, एरर दे देगा, कंपाइलर हमें एरर कर देगा। सो हमने क्या करे, दिस विल डिक्लेयर दैट। सो कांस्टेंट से क्या हो जाता है कि हमारा ये CONST ये जो कीवर्ड है, इससे हमारा वेरिएबल क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, विच मीन्स अनचेंजेबल एंड रीड ओनली। इसका मतलब ये है कि ये अनचेंजेबल है और सिर्फ रीड ओनली है। अब सपोज कर ले मैं इसको कहता हूं कि माय नाम इज इक्वल टू 20। अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट मस्ट बी अ वेरिएबल प्रॉपर्टी और इंडेक्सर। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लोकल कांस्टेंट है इंट माय नाम 15। सो हम इसको वैल्यू असाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो कह रहे हैं, अब देखें, अब यहाँ पे शो पोटेंशियल फिक्सेस पे जाते हैं, तो अब ये क्या कहता है कि इसको आप फिक्स नहीं कर सकते, क्योंकि माय नाम क्या है, हमारे पास से एक कांस्टेंट है, एंड अपडेट कॉज साइट्स डायरेक्टली। अब ये क्या है कि ये डायरेक्टली इसको आप अपडेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ही वैल्यू मैं यहाँ पे 20 रखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं 20 रख सकता हूँ, लेकिन जब एक दफ़ा इसको वैल्यू असाइन होगी तो उसके बाद आप दोबारा से इसकी वैल्यू को ओवरराइड नहीं कर सकते। ये क्या है, ये रीड ओनली है। ओके, और ये अनचेंजेबल है।
सो ये हमारे पास हमें समझ आ गई इस चीज़ की, कांस्टेंट की हमें समझ आ गई। अब ये कांस्टेंट्स क्यों, अब आप सोच रहे होंगे कि कांस्टेंट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं। कांस्टेंट्स जैसे कि आप देख लें कि हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। अब पाई की वैल्यू है 3.1415 समथिंग, हम ये कहते हैं कि पाई की वैल्यू तो किसी सूरत में चेंज नहीं हो सकती, तो हमें क्या कर देंगे, हम पाई की वैल्यू कांस्टेंट ही डिफाइन कर देंगे। पाई को हम जिधर जिधर अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे होंगे हम उसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 3.14159 डिफाइन कर देंगे और उसके पीछे कांस्टेंट लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया पाई, और पाई के पीछे कांस्टेंट, और यहाँ पे मैंने इसको डबल ले लिया और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डिफाइन कर दी 3.14159। ओके, सो अब ये अनचेंजेबल है और ये चेंज हमें ज़रूरत भी नहीं है इसको चेंज करने की। तो हमने क्या किया, हमने अपने पाई की वैल्यू को यहाँ पे कांस्टेंट कर दिया। अब जब भी हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो हमेशा पाई की वैल्यू यही रहेगी और इसको कोई भी ना मैं खुद चेंज कर सकूंगा और ना मेरा जो कोई हो रहा है मेरे कोड को देख रहा होगा, ये डेवलपर किसी और को मैं अगर अपना कोड देता हूँ तो वो इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी पाई की वैल्यू सेम रहेगी और हमारे जो कोड में हम पाई जिधर जिधर भी यूज़ कर रहे होंगे वो एग्जैक्टली यही वैल्यू यूज़ होगी और इसकी वजह से हमारे कोड में कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी। ओके, अब अगली चीज़ आ गई डिस्प्ले वेरिएबल्स। डिस्प्ले वेरिएबल्स का क्या कॉन्सेप्ट है हमारी सी शार्प में। दी अब जैसे कि राइट लाइन, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये राइट लाइन मेथड को हम किस लिए यूज़ करते हैं कि डिस्प्ले करने के लिए ऑफन हम इसको यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को कंसोल विंडो के ऊपर डिस्प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, राइट लाइन को यूज़ करते हैं। अब अगर हम टेक्स्ट और वेरिएबल दोनों को कंबाइन करें और फिर हम उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने की कोशिश करें तो वो हम किस तरह से करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्लस का साइन। ओके, वो मैं आपको अभी दिखा देता हूं कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूं कि यहां पे हमने लिखा हुआ स्ट्रिंग नेम। ओके, नेम हमारे पास क्या है, नेम हमारे पास है जॉन, नेम हमारे पास है जॉन। एक और हम क्या करते हैं, हम कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कराते हैं, हम कंसोल डॉट राइट लाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे ये हमारे पास कंसोल के ऊपर राइट लाइन करते हैं, राइट लाइन हम क्या करते हैं कंसोल के ऊपर के हेलो, और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, मैं प्लस ऑपरेटर को यूज करता हूँ और आगे नेम। तो अब ये क्या करेगा, ये जो प्लस का ऑपरेटर है, ये प्लस का ऑपरेटर है, ये क्या यूज करेगा, ये हमारी कंसोल के ऊपर हेलो जॉन ये कॉन्कैटिनेट कर देगा, ये इस स्ट्रिंग को और ये जो हमारी स्ट्रिंग है नेम वाली इसको कॉन्कैटिनेट कर देगा। सो वी कैन यूज द प्लस कैरेक्टर टू ऐड अ वेरिएबल टू अनदर वेरिएबल। सो अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हेलो जॉन, ये दोनों स्ट्रिंग्स क्या हो गई हैं आपस में कॉन्कैटिनेट हो गई हैं या ऐड हो गई हैं एक दूसरे में। सो हेलो के आगे हमने क्या ऐड कर दिया, जॉन ऐड कर दिया। तो उसके लिए हमने किस साइन को यूज किया है, प्लस साइन को यूज किया है। अब इसकी मैं डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दिखाऊं तो वो ये हैं कि जैसे कि मैंने लिखी थी स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, सपोज कर ले मैं स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूं फर्स्ट नेम में, तो स्ट्रिंग फर्स्ट नेम जॉन, और इसी तरह इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहाँ पे मैं लिख लेता हूं लास्ट नेम, लास्ट नेम मैं चेंज कर देता हूं जैंडो। अब इसको मैं क्या करता हूं कि स्ट्रिंग फुल नेम, अब एक और मैं स्ट्रिंग ले लेता हूं फुल नेम की और मैं क्या कह देता हूं कि फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ओके, सो फर्स्ट नेम को लास्ट नेम में क्या कर दो, ऐड कर दो। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, कंसोल के ऊपर मैं फुल नेम को प्रिंट कराता हूं, तो क्या होगी मेरे पास फुल नेम प्रिंट हो जाएगी जॉन डो, और इसमें मैं एक स्पेस दे देता हूं ताकि हमारे पास क्या हो कि जॉन और डो में स्पेस हो। सो हमारे पास क्या है कि अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसने जॉन डो को जॉन में ऐड करके कंसोल के ऊपर प्रिंट करा दिया है। तो इस तरह आप दो स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, आप प्लस का स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में ऐड करने के लिए आप प्लस साइन। लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के केस में क्या होगा कि अगर आप प्लस करेक्टर यूज़ करेंगे, इस करेक्टर को यूज़ करेंगे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होगा। सो अगर आप नोटिस दैट अगर जैसे कि हम अभी इंट टाइप के वेरिएबल्स को, इंटीजर वेरिएबल्स दो लेते हैं और उनको हम कंसोल के ऊपर इस तरह से प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। सो मैं यहाँ पे क्या डिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू हम 5 डिफाइन कर लेते हैं और y को मैं क्या ले लेता हूँ 6। सो दो वेरिएबल्स मैंने डिफाइन कर दिए, इंट x5 और y 6, और अब इन दोनों को मैं ऐड करता हूं x प्लस y। तो ये क्या करेगा, ये इन दोनों, अब ये यहाँ पे ये जो है ये दो स्ट्रिंग्स को तो कॉन्कैटिनेट कर रहा था, यहाँ पे ये मैथमेटिकल ऑपरेटर के तौर पे यूज़ होगा और 5 और 6 को आपस में ऐड करेगा
और इन दोनों की जो वैल्यू बनेगी उसको कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा। तो ये 11 कंसोल के ऊपर प्रिंट करेगा। मैं इसको रन करके देख लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कंसोल के ऊपर 11 प्रिंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स को डिक्लेयर कराते हैं। मल्टीपल वेरिएबल्स को हम किस तरह से अपने सी शार्प में डिक्लेयर करवा सकते हैं। टू डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल ऑफ सेम टाइप हम क्या यूज करेंगे, कॉमा सेपरेशन यूज करेंगे। सपोज कर लें जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको, मैं इंट x और y 6 मैंने किया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा के y इज इक्वल टू 6 करूँगा तो ये भी क्या है, ओके है। आप अगर हम मल्टीपल वेरिएबल्स हमारे पास सेम थे, क्योंकि x भी इन टाइप का था और y भी इन टाइप की थी, तो हमने क्या किया, हमने दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पे ही डिक्लेयर करा के कोमा सेपरेट, जस्ट कोमा हमने बीच में लगाया और दोनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज करवा दिया। इसके आगे मैं एक और वेरिएबल अगर इनिशियलाइज कराना चाहता हूँ तो z वेरिएबल में डिफाइन कर लेता हूँ और उसको मैं क्या करता हूँ 50 वैल्यू असाइन कर देता हूँ। तो ये वेरिएबल्स को मैंने क्या कर दिया, अब मैंने एक ही लाइन में डिफाइन कर दिया है, एक ही जगह पे मैंने डिफाइन कर दिया, जस्ट कॉमा मैंने सेपरेट किया और मुझे एक ही दफ़ा क्या डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ी है क्योंकि सेम टाइप के वेरिएबल से। अब इसमें अगर मैं z को ऐड करूँगा तो मैं यहाँ पे z x y और z तीनों आपस में ऐड हो जाएंगी और मेरे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हुआ इनका रिजल्ट आ जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। 61 आप देख सकते हैं मेरे पास रिजल्ट कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। सेम टाइप के वेरिएबल्स को आप एक ही लाइन में, एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल्स को आप कॉमा सेपरेट करके डिक्लेयर कर सकते हैं और उनको इनिशियलाइज उधर अगर आप करना चाहते हैं तो इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइडेंटिफायर्स के। जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के पीछे मैंने, जैसे ये वेरिएबल का नाम है और इससे पहले मैंने कुछ डाटा टाइप्स यूज़ किए हैं। तो ये क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं इन सी शार्प में वेरिएबल्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स। तो सी शार्प में जो वेरिएबल्स होते हैं उनका यूनिक, उनको आइडेंटिफाई करना होता है हमने यूनिक नेम्स के साथ। तो जैसे कि ये स्ट्रिंग है, क्या है कि स्ट्रिंग क्या है, एक डाटा टाइप है जो कि बता रही है कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल होगा। तो ये जो यूनिक नेम्स हैं इनको क्या कहते हैं, हम आइडेंटिफायर्स कहते हैं। आइडेंटिफायर्स क्या मतलब कि लाइक एक्स एंड वाई आर मोड। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं कि सी शार्प में आइडेंटिफायर विद यूनिक नेम। अब ये वेरिएबल का नेम है, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है, इसकी डाटा टाइप है, फर्स्ट नेम क्या है, वेरिएबल का नाम है। अब अगर मैं सिर्फ जस्ट इसको क्या लिख दूं, मैं n लिख दूं, FN, तो ये मोर हमारे पास, ये तो मैंने डिफाइन तो कर दिया, वेरिएबल का नाम तो लिख दिया, लेकिन अब FN से मुझे क्या पता लगेगा कि ये क्या चीज़ है। हमने हमेशा वेरिएबल्स के नाम ऐसे रखने होते हैं कि जो हमारे लिए ईजिली समझ आने वाले हों। अगर मेरा कोई फेलो प्रोग्रामर है वो भी मेरे अगर कोड को देखे तो उसको समझ आ जाए कि ये जो वेरिएबल यूज़ किया गया है इसका क्या मतलब है। ओके, हमने यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे मैं वेरिएबल एक लिखता हूँ कि इंट mi मिनट्स पर आवर इज इक्वल टू 60। ओके, अब ये गुड आइडेंटिफिकेशन है क्योंकि हमने क्या किया है, क्योंकि हमने बता दिया है कि ये मिनट्स पर आवर का वेरिएबल मैंने डिफाइन किया है। तो मेरा जो फेलो प्रोग्रामर या मैं कल को इस कोड को दोबारा कुछ अरसे बाद देखता हूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि ये जो मैंने मिनट्स पर आवर लिखा हुआ है, मैं कोई और अगर ये चीज़ नहीं लिखी होगी मिनट्स पर आवर, तो कोई समझ सकता है कि सेकंड्स पर मिनट, ये भी कोई डिफाइन कर सकता है कि यार ये शायद इसने सेकंड्स पर मिनट के साथ डील कर रहा है। ये अच्छा होता है कि आप ये जो आइडेंटिफायर्स होते हैं, ये जो वेरिएबल्स नेम होते हैं, ये ऐसे रखें जो कि ईजिली समझ आने वाले हों। ओके, यहाँ पे अगर मैं इसी को, ये ओके है, लेकिन ये अभी जो मैं नीचे लिखने जा रहा हूँ ये ओके है, लेकिन क्या है, बट नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट m एक्चुअली इज। अब मैं इसी को, ये जो मैंने मिनट्स पर आवर लिखा है, अगर मैं इसको m इज इक्वल टू 60 कर देता हूँ, ये ओके है, कंपाइलर को तो इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन ये क्या है कि m का मतलब समझ नहीं आएगा कि m क्या है, हमारे पास इंट m क्या है, m का कोई मकसद समझ नहीं आ रहा कि m क्या है, ये मिनट्स पर आवर है, सेकंड्स पर मिनट्स हैं, या क्या चीज़ है। ओके, आइडेंटिफायर्स आपको ऐसे हमेशा रखने चाहिए जो कि ईजी हों आपको समझने में कि यार ये वेरिएबल यहाँ पे किस मकसद के लिए यूज़ किया गया है। जो जनरल रूल्स हैं जो वेरिएबल्स को नेमिंग करने के लिए, वो ये है कि नेम्स कैन कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। नेम्स मस्ट बिगेन विद अ लेटर, इसको लेटर से हमेशा बिगेन होना चाहिए। नेम शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस।
सो इस तरह से वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, ये एरर है। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास एरर आ गया है। सो वाइट स्पेसेस नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स के नेम में। इसके बाद नेम्स आर केस सेंसिटिव। नेम्स जैसे कि ये जो नेम मैंने मिनट्स पर आवर रखा है, ये केस सेंसिटिव है। अगर यहाँ पे सारा स्मॉल लेटर्स में अगर मैं ये यहाँ पे मैं यही लिख देता हूँ, अगर इनको मैं स्मॉल लेटर्स में लिख देता हूँ तो इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। ये सारे का सारा स्मॉल लेटर्स में होगा तो उसका डिफरेंट मीनिंग होगा, और अगर इसमें ये कैपिटल लेटर्स में होगा तो इसका डिफरेंट मीनिंग होगा। सो एक मैंने जैसे कि पहले भी डिस्कस किया था कि जो सी शार्प है वो केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कैपिटल्स और स्मॉल लेटर्स का मीनिंग डिफरेंट होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सी शार्प में। अब रिजर्व्ड कीवर्ड्स की, अगर हम रिजर्व वर्ड्स की बात करें, जैसे कि सी शार्प में इंट है, स्ट्रिंग है, ये क्या है, रिजर्व कीवर्ड्स हैं और इनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, वेरिएबल्स के नाम के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे दिया इंट, स्ट्रिंग दिया, और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम भी स्ट्रिंग देता हूँ, तो ये क्या दे देगा, मुझे एरर दे देगा। और अगर मैं इंट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया और उसके आगे वेरिएबल का नाम मैं स्ट्रिंग रख लेता हूँ, तो क्या है, ये एरर है, क्योंकि आप वेरिएबल्स के नाम, आप जो रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको वेरिएबल्स के नेम्स के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते हैं।